आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख़ की। पिछली क़िस्त में 1988 के इंतख़ाबात का तज़किरा हुआ और ये भी बताने की कोशिश की गई कि जो मुंतख़ब जमात थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी, उसको किस किस तरीक़े से पुश्त पे हाथ बांध के इक़्तिदार की पेशकश की गई और किन शराइत के साथ उसे इक़्तिदार दिया गया, लेकिन वो भी ज़ाहिर है हुकूमत हज़म नहीं हो सकी और लगभग 2.5 बरस बाद अगस्त 1990 में उसे भी सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने बरतरफ़ कर दिया। इल्ज़ामात वही रिवायती जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, करप्शन, बदइंतज़ामी, अमन व अमान। मज़े की बात है, जब ये हुकूमतें इस्टेब्लिश होती हैं तब नहीं पता होता कि ये कितनी करप्ट होंगी, इनके दौर में अमन व अमान कितना ख़राब होगा, बदइंतज़ाम कितनी होगी। जब उन्हें रुख़सत करना होता है तब अचानक से ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये भी हम और आप जो हैं हमेशा से देखते आ रहे हैं। तो बहरहाल उस दिन 6 अगस्त 1990 को ये जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, इसको जब चलता किया गया तो बेचारी सिविलियन हुकूमत ने क्या रेजिस्ट कर लेती, आज तक कितना रेजिस्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस का और वज़ीर आज़म हाउस का जो है फ़ौज ने घेराव कर लिया और बाकी तनसीबात जो हैं वहाँ भी ट्रक व्रक लगा दिए गए। ज़ाहिर है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ IJI थी उसने और MKM ने इसका खैर मक़दम किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बरतरफ़ हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दाम है, ये लाहौर और सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी इक़दाम करार दिया, जबकि सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने जो हुकूमत की बरतरफ़ी का फ़ैसला था उसे जायज़ करार दिया। जब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जायज़ है ये फ़ैसला। अच्छा, होना ये चाहिए था कि जो दस्तूर है उसके मुताबिक जो अगले इलेक्शन होने थे हुकूमत की बरतरफ़ी के बाद, वो एक गैर जानिबदार हुकूमत जो निगरां हुकूमत कहलाती है उसके तहत होते। लेकिन सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, उन्हें कोई वज़ीर आज़म नहीं मिला, तो उन्होंने IJI की जो एक इत्तेहादी पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके सरबराह ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जो एक ज़माने में भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शुमार होते थे, सीनियर आदमी थे, और फिर बाद में इख्तलाफात हो गए तो पार्टी छोड़ दी थी। तो बहरहाल उनकी क़यादत में निगरां हुकूमत तश्कील दी और जो सूबे थे उसमें भी जो निगरां हुकूमतें बनी वो IJI की मर्ज़ी से लगाई गई। पीपल्स पार्टी जिससे इक़्तिदार छिना था उसने पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। उसमें तहरीक इस्तक़लाल थी, क़ासिम लीग थी और जो TNF तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया, इस तरह की तंजीमों के साथ एक अलायंस बनाया ताकि इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन जो निगरां हुकूमत थी उसका, सदर का और जो ISI है उसका झुकाव वाज़े तौर पे IJI की तरफ था, जो 1988 में शिकस्त खा चुकी थी। चुनाचे ऐवान सदर में दी रुदात ख़ान, जो कि सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट थे, उनकी क़यादत में एक इलेक्शन सेल कायम किया गया मस्बत नताइज हासिल करने के लिए। जनरल असलम बेग की रज़ामंदी से ISI को सियासतदानों में 140 मिलियन रुपए तकसीम करने की इजाज़त दी गई। आपको तो पता है कि हमारे यहाँ सियासतदान कितने गरीब होते हैं, उनकी जेबें तो खाली होती हैं, लिहाजा उन्हें बाज़ औक़ात इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत भी होती है। तो 140 मिलियन, इसमें से जो 60 मिलियन है वो IJI के रहनुमाओं और पीपल्स पार्टी के जो मुखालिफ सहाफ़ी थे उनमें तकसीम किए गए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये जो नाम है ISI के उस ज़माने के एक साबिक़ सरबराह जनरल असद दुरानी की डायरी में मौजूद थे, जो उन्होंने अदालत में पेश भी की थी। फिर उसके बाद फरवरी 1997 में भी ये स्कैंडल जो है वो उछला और मरहूम एयर मार्शल रिटायर्ड असगर ख़ान केस के नाम से ये जाना जाता है। उसमें भी ये फहरिस्त पेश हुई थी कि ये जो पैसे हैं किन किन में तकसीम हुए थे। बहुत बाद जाके कोई
14-15 साल बाद नवंबर 2012 में जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने फ़ैसला दिया कि वफाकी हुकूमत असद दुरानी और असलम बेग के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये गैर कानूनी हरकत कैसे की। फहरिस्त में जिन जिन के नाम थे नवाज़ शरीफ से लेकर नीचे तक सब मुकर गए। उन्होंने कहा जी हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों लेंगे एजेंसियों से पैसे। किसी ने नहीं कहा कि हाँ मैंने पैसे लिए थे। और फिर वही हुआ जो ऐसे केसेस में होता है। दरख्वास्त गुजार असगर खान साहब का इंतकाल हो गया और ये केस दाखिले दफ्तर हो गया। IGI ने ये जो 24 नवंबर 1990 के इंतखाबात थे उसमें 106 नशिस्तें जीती। पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ने 44 नशिस्तें जीती, 22 आज़ाद उम्मीदवार जीते और MKM ने 15 नशिस्तें जीती। इसी तरह सूबाई पोलिंग में भी IGI पंजाब और सूबा सरहद में अक्सरियती पार्टी बनके उभरी। पीपल्स पार्टी ने हस्ब रिवायत सिंध में अक्सरियत हासिल की। टोटल जो वोटर टर्न आउट था इट वाज नॉट बैड, इट वाज 45%। हमने देखा कि इलेक्शन में इससे भी कम होता है, लेकिन तमाम तर तलखियों के बावजूद, गलतफहमियों के बावजूद वोटरों ने बेहतर टर्न आउट दिया। और फिर नवाज़ शरीफ जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को और बाकी पार्टियों को साथ मिला के वज़ीर आज़म बन गए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई असल में तवक्को लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें एक मुंतखब वज़ीर आज़म का हलफ दिलाया जाएगा, लेकिन आखिर में उन्हें पता चला कि सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और एजेंसियाँ वो नवाज़ शरीफ को चाह रही हैं कि उन्हें चांस मिलना चाहिए। तो जतोई साहब जो हैं वो बेचारे कोने में जाके बैठ गए। अच्छा, उसके बाद का जो इलेक्शन है उससे पहले कि मैं उसका तस्करा करूं, ये जो बीच का हिस्सा है यानी अक्टूबर 1993 में अगले इलेक्शन होते हैं, मगर ये जो बीच का हिस्सा है नवंबर 91 से दिसंबर 92 तक का, उसमें सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बज़ाहिर कुछ अरसे अपने अपने आइनी दायरों में काम करते रहे। लेकिन आपको तो पता है कि यहाँ एक दायरे में काम करते करते आदमी जो है वो उकता जाता है और फिर वो एड़ियाँ ऊंची करके दूसरी जानिब झांकता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो लेकिन सदर जो थे उनको इसलिए तशवीश नहीं थी कि उनके पास 58 2B 58 2B का हथियार था। ये हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं कि 58 2B जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ इस दौर में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके होते हुए सदर की जो ज़ात थी वो फैसलाबाद का घंटा घर बन गई थी और सारी जो सड़कें हैं वो उधर ही आती थी। तो इसके होते हुए कोई भी सदर हो उसे कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कर सकती वज़ीर आज़म उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या साजिश कर लेगा और क्या उसको नुकसान पहुंचा देगा। ट्राइका एक ये टर्म है, ये भी 90s में बड़ी मशहूर हुई थी। ट्राइका का मतलब ये है, आपको तो पता है 3 कोने होते हैं तिकोन के, तो तिकोन के जो 2 कोने थे उसमें एक पे सिपह सालार और सदर ममलिकत और दूसरा जो कोना था जो नीचे वाला था उस पे वज़ीर आज़म की ज़ात होती थी। तो ट्राइका में से अगर 2 कोने साथ मिल जाएं तो तीसरा कोना जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती थी। तो ये तब पता चला जब जनवरी 1993 में फ़ौज के जो सिपह सालार थे जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ, उनकी अचानक मौत हुई और सदर ने अपने जो सवाबदीदी इख्तियारात थे 58 2B के तहत उनसे काम लेते हुए नवाज़ शरीफ से मशवरा किए बग़ैर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को नया सिपह सालार नामज़द कर दिया। चुनाचे ज़ाहिर है कि फिर ऐवान सदर और जो वज़ीर आज़म हाउस है उसमें गलतफहमियाँ जन्म लेने लगीं। वैसे भी आदमी जितना ऊपर जाता है उसके कान उतने ही कच्चे होते चले जाते हैं। मैं बात करूं तो वो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, आप बात करेंगे तो कहेगा अच्छा ऐसी बात है, वो गलत कह रहा था। तो इस तरह होते 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 दोनों जो इमारतें हैं वो गलतफहमियों का मरकज़ बनती चली गईं और वज़ीर आज़म ने फिर अचानक इंदिया दिया कि वो सदर के इख्तियारात कम करना चाहते हैं, इसलिए कि इंतहाई बाइख्तियार सदर फ्रांस की तरह और वज़ीर आज़म जो है वो कभी कभी लगता है कि वो सिर्फ़ एक चपरासी के तौर पे, ये नवाज़ शरीफ का स्टेट ऑफ माइंड था।
चुनाचे ऐवान सदर ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे वज़ीर आज़म हाउस से जो मिनिमम कॉन्टैक्ट था वो कर लिया, जो एक खैर सगाली का जो कॉन्टैक्ट होता है रिवायती दो आइनी ओहदेदारों के दरमियान, वो ज़ीरो होता चला गया। खुद जो IJI और मुस्लिम लीग नवाज़ वो सदर के हामियों और मुखालिफों में बट गई। 17 अप्रैल को नवाज़ शरीफ ने एक नशरी तकरीर की, कौम के नाम जिसे खिताब कहा जाता है, और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म क्या कह रहा है, इल्ज़ाम लगाया कि ऐवान सदर वज़ीर आज़म हाउस के ख़िलाफ़ साजिशों का गढ़ बन चुका है, मगर वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। इसका रिस्पांस ये हुआ कि 24 घंटे में जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने अपने इख्तियारात काम में लाते हुए नवाज़ शरीफ की हुकूमत और कौमी असम्बली उड़ा दी। सदारती तकरीर जो थी, ज़ाहिर जस्टिफाई भी करना था कि नवाज़ शरीफ को क्यों बरतरफ किया गया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही साइक्लो स्टाइल इल्ज़ामात। मेरा मसला ये है कि मुझे इल्ज़ामात का मसला नहीं है यार, इल्ज़ामात ही नए कर लें, वही इल्ज़ामात के जी अक़रबा परवरी, करप्शन, अपोजिशन को खौफज़दा करना, आइन की खिलाफ वर्जी, मुसल्लह अफवाज के फ़राइज़ में मुदाखलत। ऐसा लगता है कि ये कोई इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि एक टिपिकल जो थाने की FIR नहीं लिखता थानेदार के जी दफ़ा ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। तो इस तरह जो है ऊपर तक ये स्टेट ऑफ माइंड चलती है, भले हुकूमत की बरतरफी का मसला हो या एक जेब कतरे की गिरफ्तारी का मसला हो। अच्छा, हुकूमत की बरतरफी से पहले सदर ने ज़ाहिर है कि सिपह सालार जनरल वहीद काकड़ और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बेनज़ीर भुट्टो, हालांकि उनकी हुकूमत भी गुलाम इसाक़ खान ने बरतरफ की थी, उन्हें दोनों को एतमाद में लिया और निगरां हुकूमत का ऐलान किया बलख शेर मज़ारी के नाम का कि वो निगरां वज़ीर आज़म होंगे। 14 जुलाई को इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर की गई, मगर करना खुदा का ये हुआ कि नवाज़ शरीफ ने चूँकि अपनी बरतरफी को चैलेंज कर दिया था अदालत में, तो सुप्रीम कोर्ट की 11 रुकनी बेंच ने 26 मई को 1 और 10 की अक्सरियत से नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान की तारीख़ में। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो की जो 90 में हुकूमत गई थी, बेनज़ीर भुट्टो ने भी चैलेंज किया था, लेकिन ऊपर से नीचे तक कोर्टों ने कहा जायज़ हुआ है। बैन ही उन्हीं वजूहात की बुनियाद पे जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत बरतरफ की उसी सदर ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी ये नाजायज़ हुआ है, लिहाजा उन्होंने नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। लेकिन नवाज़ शरीफ की जो अपनी क़यादत थी उसको अंदरूनी तौर पे चैलेंजेस का सामना जो है वो हमेशा से था, और जब मुस्लिम लीग के एक धड़े ने जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के फ़ैसले की हिमायत की थी, तो उसी वक्त से जो है ये दरार गहरी हो गई थी। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी को रोकना मकसूद था, तो उस ज़माने में ISI ने IJI बनवाने के लिए वक्ती तौर पे जो मुस्लिम लीग के दोनों धड़े हैं उनकी चपकलिश उसको दबवाने की कोशिश की थी। मगर फिर 1993 में नवाज़ शरीफ और गुलाम इसाक़ खान के दरमियान जब इख्तियारात की जंग छिड़ी, तो एक बार फिर पार्टी जो है अंदरूनी तौर पे रस्साकशी का शिकार होने लगी। जुनेजो लीग या जुनेजो ग्रुप जो पार्टी का था, उसने सदर गुलाम इसाक़ खान का साथ दिया। नवाज़ शरीफ के हामियों ने लाहौर में कन्वेंशन बुला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बना ली। 18 मार्च को साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जुनेजो, वो जो खुद भी 58-2B का शिकार हुए थे, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हामिद नासिर चट्ठा जो हैं उनकी जगह पार्टी का जो धड़ा था उसके लीडर बने और उन्होंने हस्ब दस्तूर गुलाम इसाक़ खान का साथ दिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 58-2B ने जुनेजो और बेनज़ीर दोनों की हुकूमत का सर उड़ा दिया था, मगर बाद में दोनों ने यके बाद दीगरे इसी तलवार से मुसल्ला जो सुदूर आए उनका साथ दिया।
अच्छा, इस बहरान के दौरान जो जुनेजो धड़ा था उसने शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार पंजाब के वज़ीर आला थे ग़ुलाम हैदर वाइन, उनके ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में अदम इत्मीनान की तहरीक जीत ली और जो स्पीकर मंजूर भुट्टो थे जुनेजो लीग के, वो पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान की मदद से नए चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत बहाल की, नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल की, तो फिर नवाज़ शरीफ ने पहला काम ये किया कि ये जो मंजूर भुट्टो है इसको कैसे हटवाया जाए। तो उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए तहरीक अदम इत्मीनान पेश करवाई। भुट्टो ने उसे किसी तौर से नाकाम बना दिया। फिर उन्होंने तहरीक अदम इत्मीनान पेश करने की कोशिश, मतलब ये एक बंदर तमाशा जो है वो पंजाब असम्बली में शुरू हो गया। ज़ाहिर है कि टॉकिंग टर्म्स पे सदर इसाक़ और नवाज़ शरीफ नहीं थे। तो 29 जून को नवाज़ शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ कि इस मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर करवाई गई कि वफाकी हुकूमत पंजाब का कंट्रोल संभाल ले। नवाज़ शरीफ ने सदर से मशवरा किए बग़ैर ही पंजाब में मियाँ मोहम्मद अज़हर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। सूबाई एडमिनिस्ट्रेटर की भी कोई गुंजाइश नहीं थी 73 के आइन में, लेकिन कर दिया। फिर जो नवाज़ शरीफ की बहाल शुदा हुकूमत थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी तो लिहाजा वो ज़्यादा अकड़ के सामने आई। उसने पंजाब का नया चीफ सेक्रेटरी और आईजी अपने तौर पे मुकर्रर किया और जो कोर कमांडर लाहौर था उससे कहा कि वो वफाकी टेक ओवर के लिए अफरादी क़ुव्वत, रेंजर्स वग़ैरह फ़राहम करें। लेकिन ज़ाहिर है कोर कमांडर ने इनकार कर दिया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कारोबार ज़िंदगी इस्लामाबाद से कि लाहौर तक कारोबार हुकूमत ठप होके रह गया। और इस दौरान जलती पे तेल का काम, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है बेनज़ीर भुट्टो, वो जो कहते हैं ना गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, तो वो उसके तहत उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक 16 जुलाई को। अब जनरल वहीद काकड़ जो हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बहरान कैसे हल किया जाए, तो तय ये पाया, उन्होंने दोनों से मुलाकात की, सदर से भी जो तलवार निकाल के खड़े हुए थे और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात की। और उन्होंने कहा जी कि ऐसा करें कि ना आप वज़ीर आज़म रहें ना ये सदर रहें, आप इन्हें रिक्वेस्ट करें कि जी ये कौमी असम्बली तोड़ दें। कौमी असम्बली तोड़ने के अगले दिन सदर ग़ुलाम इसाक़ खान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। चुनाचे दोनों ने एग्री किया, इसलिए कि इस डेडलॉक की कोई और शक्ल नहीं थी हल होने की। 18 जुलाई को सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पे असम्बली तोड़ी और फिर अचानक से एक कैरेक्टर नमूदार होता है स्टेज पे। आधी रात को इम्पोर्टेड पाकिस्तान, कहा जाता है कि सिंगापुर से पाकिस्तान वो आए थे, मोइन कुरैशी साहब। किसी को नहीं मालूम था ये कौन साहब हैं, सब ने पहली बार इनका नाम सुना था। तो वो ने पैराशूटिंग करवाई गई मोइन कुरैशी साहब को, लिटरल मानों में नहीं, मुहावरतन में कह रहा हूँ। और ग़ुलाम इसाक़ खान ने अगले दिन इस्तीफ़ा दे दिया। चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद जो है वो कायम मुकाम सदर बन गए। और फिर जो है आपको पता है कि वो सूबाई असम्बलियाँ वग़ैरह भी टूट गईं और फिर इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो गया। IJI जो 1988 में पैदा किया गया था, वो 2 इंतख़ाबात लड़ने के बाद उसकी चूँकि अफादियत ख़त्म हो गई थी, लिहाजा वो टूट टाट गया। नवाज़ लीग ने अक्टूबर 93 की जो इलेक्शन है वो अकेले लड़ने का फ़ैसला किया, जबकि पीपल्स पार्टी और जो लीग ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से सीट एडजस्टमेंट कर ली। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट के नाम से इलेक्शन लड़ा। अल्लाह जाने कि इस्लामिक फ्रंट के नाम से क्यों इलेक्शन लड़ा, इसलिए कि इस इस्लामिक इलेक्शन फ्रंट में जमात इस्लामी ही शामिल थी, तो वो जमात इस्लामी के नाम से भी लड़ सकती थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्होंने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। बाकियों ने भी अपने अपने महाज बना लिए। मुत्तहदा दीनी महाज भी एक बना था 24 दीनी जमातों का,
बाएं बाजू का भी कोई इत्तेहाद था। MQM ने जो है कौमी असम्बली के बाइकाट का ऐलान किया था पिछले इलेक्शन में, लेकिन सूबाई का नहीं किया था। खैर, ये जो इलेक्शन हुए 93 के 6 अक्टूबर को, उसमें पीपल्स पार्टी को 86 नशिस्तें मिली। अब आप एक बात नोट करें, नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, उससे पहले पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत को बरतरफ किया गया, उनके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें नवाज शरीफ आए, और जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया तो दोबारा पीपल्स पार्टी जो है वो आ गई। अल्लाह जाने ये चमत्कार कैसे हुआ, वोटरों ने किया या जो दूसरी कुव्वतें हैं उन्होंने किया। बहरहाल 93 के इंतखाबात में अब बारी थी पीपल्स पार्टी की, तो उसको मिली 86 नशिस्तें और उसकी इत्तेहादी को मिली 6, जबकि नून लीग को 73 नशिस्तों पर रखा गया। आज़ाद उम्मीदवार 15 थे और इस्लामी जमहूरी महाज को 4 सीटें मिली। वोट डालने की शरह 38% रही, बहुत कम थी। इससे आप उकताहट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो था उस ज़माने में, उससे वोटर जो है किस हद तक उकता चुका था। सिंध में ज़ाहिर है सभी को पता था कि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलनी है, पीपल्स पार्टी को मिली। बाकी 3 सूबों में किसी को वाज़े अक्सरियत नहीं मिली थी। अलबत्ता जो जुनेजो लीग है उसने छोटी जमातों के ताउन से पंजाब में हुकूमत बनाई। सरहद में मुस्लिम लीग नून और ANP की मखलूत हुकूमत कायम हुई। बलूचिस्तान में भी नून लीग ने मखलूत हुकूमत की क़यादत की और 6 माह बाद पीपल्स पार्टी ने सरहद में भी जोड़ तोड़ करके अपनी हुकूमत बना ली। ये मैं बार बार जो लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, सरहद में, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है तब तक सूबा सरहदी कहलाता था, लिहाजा मैं चूँकि 90s की बात कर रहा हूँ इसलिए सरहद कह रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि 13 नवंबर को सदारती इंतखाबात हुए और उसमें पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक लगारी, सरदार फ़ारूक लगारी, जो कि एक बहुत ही वफ़ादार सियासतदान थे पार्टी में, उन्हें अपना सदारती उम्मीदवार खड़ा किया। और नून लीग ने जो कायम मुकाम सदर थे वसीम सज्जाद, उनको उम्मीदवार खड़ा किया और फ़ारूक लगारी साहब जो हैं वो जीत गए। अब हुआ ये कि सदर भी पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आज़म भी बेनज़ीर भुट्टो, तो सब हंसी खुशी रहने लगे। मगर कुर्सी कमबख्त ऐसी शय है जो सगे को सगे से ना सिर्फ लड़वा देती है बल्कि उसका खून भी करवा देती है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगली किस्त में इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।